Today you have 2 lectures of chemistry. Okay, I have not seen that. Let me check once again. Yes, 2 lectures. ठीक है. नहीं. Yes. 2 lectures of chemistry. हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है प्रथम. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो पीरियोडिक टेबल. Lecture number 6 and today's date is 8th August 2021. चलो. सबसे पहले जैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं. लेट्स से अगर ऐसे लिखा हो A + B gives C और प्लस यहाँ पे लिखा हो लेट्स से 50 किलोजूल पर मोल. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एनर्जी एज ए प्रोडक्ट निकल रही है ना. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एनर्जी फॉर्म हो रही है. ए एंड बी खत्म हो रहे हैं, सी बन रहा है और एनर्जी बन रही है. राइट. तो अगर यहाँ प्लस है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव. ये थोड़ा याद रखना. अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस. ठीक है. राइट. अगर कहीं पे ऐसा लिखा है A + B, कहीं पे ऐसे लिखा है A + B gives C -50 किलोजूल पर मोल. एक्चुअली में उसका मतलब ये है कि, है ना, अगर आप साइड चेंज करोगे तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो ये इट वुड हैव बीन रिटन एज 50 किलोजूल पर मोल प्लस A + B gives C. मतलब 50 किलोजूल एनर्जी खत्म हो रही है तब जाके सी बन रहा है. खत्म हो रही है मतलब यू हैव टू गिव द एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव. ठीक है. इट्स लेक्चर नंबर 6 और 7. 6 आई थिंक ना. 7. तो मैंने लास्ट वाला लेक्चर जो है वो 5 के नाम से डाल दिया है क्या? हाँ, 2 बार 5 हो गया. ओके. लास्ट लेक्चर मैंने 5 के नाम से डाल दिया था. ओके. हाँ, तभी मुझसे किसी ने कल पूछा भी था. मेरे को लगा कि 5 ही है. ठीक है. चलो अभी देखते हैं. इतना समझ में आ रहा है? राइट. अच्छा, एंथैल्पी क्या होती है थोड़ा ये भी समझ लेते हैं. तो देखो, जैसे मान लो C+O2 लिखा हुआ है. थोड़ा और बेसिक में जा रहे हैं. CO2 बन रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हुआ क्या होगा? लेट्स से ये कार्बन का जो भी एटम है वो ऑक्सीजन के एटम से मिला होगा एंड देन इट हैज बीन फॉर्म लाइक दिस CO2. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक बॉन्ड टूटा
है ना, बॉन्ड के हिसाब से अगर बेसिक बेसिक समझे तो यहाँ ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा, मतलब इसके बीच में कार्बन को इंसर्ट करना पड़ा, तो ये दो बॉन्ड तोड़े और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बने। बॉन्ड टूटने पे कुछ एनर्जी चाहिए और बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इतना तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, है ना। बॉन्ड ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड बॉन्ड फॉर्म, एनर्जी रिलीज, राइट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। सो इट्स जस्ट लाइक ए बिजनेस, कि पहले हमें खुद से अपनी जेब से पैसे लगाने होंगे तभी रेवेन्यू मिलेगा, है ना, तभी पैसा वापस आएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हमने जितना पैसा लगाया, मान लो हमने 50 रुपए लगाया, हमें 100 मिल गए, तो इफेक्टिवली हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब हमने 50 किलो जूल एनर्जी लगाई और 100 किलो जूल एनर्जी मिल गई, तो अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज हुई और रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हर रिएक्शन में ऐसा होता है, आपको कुछ बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड तोड़ोगे एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड फॉर्म होंगे एनर्जी रिलीज होगी। अगर अल्टीमेटली आपने 50 रुपए लगाए, 100 मिले, है ना, आपने जो बॉन्ड तोड़े, है ना, उनमें 50 किलो जूल एनर्जी दी और आपको 100 मिल गई, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? उल्टा 50 लगाए 20 ही मिले, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया, है ना। तो लॉस हो गया, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिवली एनर्जी रिएक्शन में चली गई, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर है ये बात? जो शुरुआत में आपने 50 रुपए लगाए, है ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, है ना, चलान धंधे को चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है शुरुआत में, मिनिमम पैसा, है ना, तभी वो चलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सुना है ये टर्म एक्टिवेशन एनर्जी किसी ने? नहीं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी भी हो सकता है। बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड इधर तो थे नहीं ना, जब आपने सैंपल लिया था कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं थे ना, तो ये बॉन्ड फॉर्म हुए या नहीं अभिलाष? सर लेकिन इसमें बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। हाँ, तो दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा सर, तो इन द एंड उसके कलेक्टिव नेट एनर्जी जितना मिलेगा उसके हिसाब से वो पता चलेगा वो एक्सो की एंडो। हाँ, अब ये तो बर्निंग है, कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन जनरली क्या होती है ना, एक्सोथर्मिक होती है ना। कार्बन मतलब लकड़ी को जलाओ, हाँ। एनर्जी मिलेगी कि नहीं? यस, मतलब हाँ एनर्जी रिलीज होगा, यस। चलो, तो ये बात एनर्जी को लेकर समझ में आ गई। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, ये बेसिक है, एक्सो एंडो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, राइट। तो जो भी ये एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है, जो भी एनर्जी है रिएक्टेंट की, है ना, उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, उसका जो भी डिफरेंस आएगा, बॉन्ड एनर्जी, एवरीथिंग, रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जो भी एनर्जी में चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। चलो, अब यहाँ पे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोलते हैं ईए से रिप्रेजेंट करते
और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ई जी। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे और की जगह स्लैश, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। क्या है डिफरेंस वो देखते हैं। अच्छा, ये बात हमने सबने पढ़ी थी कि मान लो ये एक एटम है, इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन पे एक जेड इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है, ये हमने सबने पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रॉन पे एक जेड इफेक्टिव लग रहा है। तो अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एटम के जस्ट बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगेगा रहेगा तो उस पर भी एक जेड इफेक्टिव लग रहा होगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो, है ना, थोड़ा बहुत लग रहा होगा। ऑब्वियसली रिपल्शन भी लग रहा होगा इन सब इलेक्ट्रॉन के कारण, बट बिकॉज टिल हियर, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का जो सॉरी अट्रैक्टिव चार्ज था वो डोमिनेट कर रहा था रिपल्शन पे। तो बाहर वाले पे भी क्या होगा, बाहर वाले पे इलेक्ट्रॉन पे भी अगर बाहर है, आउटसाइड है, बाउंड्री के बाहर है, उस पे भी थोड़ा बहुत, है ना, अट्रैक्शन ही डोमिनेट कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का इस एटम में आना, अंदर आना स्पॉन्टेनियस खुद से हो जाएगा, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। राइट, हाँ बोलो भाई गौराज क्या है। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद जो ब्रैकेट है आपने क्या लिखा है? ई नहीं इलेक्ट्रॉन सर, एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच ई जी, ई ओके। एंड जी। और जैसे सर जनरली जनरली डेल्टा एच क्या बताता है, एंथैल्पी कौन सी वाली, अगर आयनाइजेशन एनर्जी है तो आई ई, हाइड्रेशन है तो एच ई, ऐसे ही सब्लिमेशन है तो एस ई, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ई जी, ये बताता ये है कि कौन सी रिएक्शन के लिए आप चेंज बता रहे हो। ठीक है सर। और सर अभी मेरे को तो नेटवर्क इशू हो रहा था, अभी क्या समझा रहे थे? बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको नेटवर्क इशू हो रहा है डोंट वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे इसीलिए जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो निगेटिव होती है। हाँ, मतलब जनरली एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है। तो यहाँ समझते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है ना, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल होगा इसलिए। तो यहाँ पे समझते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is energy, released or absorbed if 1 mole isolated gaseous atom absorbs or take 1 electron। तो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से रिलेटेड है ये। अगर ये X गैस है and then it is taking 1 electron, then what will happen, X, ठीक है, this is going to be X gas minus plus energy और माइनस एनर्जी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जनरली प्लस होता है, एंड दिस एनर्जी वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो यहाँ पे मैंने 50 बोला था, है ना, जो यहाँ 50 बोला था, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, या फिर कहीं पे माइनस आ रहा होगा तो ये, है ना, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, जो भी एनर्जी रिलीज हो या फिर एब्जॉर्ब हो।
what is going to be electron gain enthalpy? डेल्टा एच ईजी क्या हो जाएगा? अगर ये प्लस है तो यहाँ पे आने लग जाएगा माइनस, अगर ये माइनस है तो यहाँ आने लग जाएगा प्लस, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? ईजी क्या हो गया? माइनस ई ए। कितनी बात समझ में आई? है ना? जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? उसका उल्टा साइन में। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence generally first electron gain enthalpy delta H E G EG1 is negative. Generally EG1 is negative. इस बात में किसी को कोई दिक्कत कहीं? राइट, बोलो बेटा। सर आपने बोला कि ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो आपने ऊपर के रिएक्शन में प्लस या माइनस क्यों लिखा है? हमेशा प्लस होना चाहिए, राइट? जनरली होती है, जनरली। नहीं लिखा जनरली, ऑलवेज नहीं लिखा है मैंने। ओके, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है। कब पॉजिटिव होगी? किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो खुश है भाई अपने अपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। कौन से ऐसे एलिमेंट है जो खुश है अपने कॉन्फ़िगरेशन से? सर जो स्टेबल है एकदम टोटली। करेक्ट। तो जैसे इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती देना पड़ेगा आपको। ओके सर, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर you have to give the energy, it is not going to release it. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो फर्स्ट हो गया। अब इसमें आगे भी समझते हैं। तो जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ना, इसी में पहले लिख लेते हैं नोट करके। आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए डिफाइन है। मैटर और स्टेट कैसा होना चाहिए? गैसेस एटम की तरह होना चाहिए। ठीक है, जो स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो सोडियम सॉलिड में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा। डेफिनेशन के हिसाब से है कि गैसेस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? यस, इट हैज टू बी इन गैसेस। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि वो अलग हो, मतलब okay. Now let's understand. Note, in case of stable configuration, let's say noble gases, or you can say half filled configuration. Electron gain enthalpy 1 is पॉजिटिव, है ना, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी।
तो कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगा अभी। हेलो सर, हम्म, कैन यू शो द प्रीवियस स्क्रीन? एक अभी बता। ठीक है, तो देखो एक मिनट, ये इस पे आते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट यू कैन सी कि जहां जहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पहले तो आप ये हीलियम टाइप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव में दे रखी है वैल्यूज, ठीक है। या फिर आपका ये नाइट्रोजन है, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखी है। पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण एस इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी है, तो ये पॉजिटिव है, राइट। यू कैन सी ऑल दीज एलिमेंट्स आर गोइंग टू हैव, मतलब उनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, है ना, एम एन ए पर। Yes, it is positive because we are forcibly putting electron. Yes. Yes, जिंक ग्रुप और है, हाँ, yes, आकाश। सर थोड़ा 1 मिनट ऊपर करोगे, 1 सेकंड के लिए बस। हेलो सर। हाँ आगे ठीक तो है सर, बोलो। हाँ, ठीक है सर। जिंक ग्रुप आ गया ना बेटा, देवांशु, जिंक ग्रुप। आएंगे बेटा, अभी यशवर्धन अभी ट्रेंड में आएंगे, थोड़ी देर वेट करो, विल कम टू द ट्रेंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे। अब समझते हैं, लेट्स से अनदर बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो अचिंत्य, वेरी गुड क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हमें पता है तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों बता रहे हैं। गुड क्वेश्चन। तो हुआ ऐसा कि जो पहले डिफाइन किया था, मतलब सबसे पहले, तब ये एंथैल्पी के बारे में बात ना बोल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टर्म की एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन हो रहा है, एंड दैट टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव सोची नहीं गई थी, राइट, इस तरह से। तो जहां पे निगेटिव वैल्यू आई वहां पे उन्होंने उसको जीरो मान लिया। तो कई बार ये भी आप क्वेश्चन देखोगे, है ना, कई बार ऐसा भी कहीं क्वेश्चन देखोगे कि ये बोला जाएगा इनर्ट गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, है ना, मतलब ये कमी दिखेगा, वैसे कभी दिख सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जीरो ले रहे हैं। एफिनिटी का मतलब ये है कि कितना लगाव है ना, चाहत है, लाइकिंग है इलेक्ट्रॉन को लेके। अगर कोई चीज रिपेल कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, अगर कोई चीज रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसका मतलब क्या है कि इसकी चाहत बिल्कुल एकदम जीरो ही है, डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, गेटिंग इट अचिंत्य। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो टर्म था, या फिर एंथैल्पी वाला जो टर्म आ रहा है, वो बाद में आया, पहले था एफिनिटी के टर्म्स में कि कौन कितनी कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। जैसे हमें सबको पता है हेलोजेंस वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, F-Cl- ये, राइट। तो कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये हमको, है ना, पता था। तो एफिनिटी इस टर्म में देखी गई। तो कई जगह पे जहां इनर्ट गैसेस हैं या फिर ये मैग्नीशियम है वगैरह, इनमें बोल देते हैं कि ये जीरो के करीब ही है, मतलब जीरो मान लेते हैं कि इनकी कोई एफिनिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। एनर्जी के टर्म्स में, हाँ,
जीरो इसलिए लेते थे कि नेगेटिव वैल्यू मतलब इनर्ट गैसेस डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सो ऐसा बोला पहले, ऐसे भी है कि कई बार लेते हैं, लिखा रहता है कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा, क्योंकि मैंने देखे ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है कि हम क्यों मतलब जीरो लेट्स से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसके लिए आती है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा इनर्ट गैसेस के लिए। ठीक है, फिर बाद में टर्म आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन वी हैव टू रिलेट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, बट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर रिलेटिंग कि अगर डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, उसमें एक रिलेशन भी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। डेल्टा वो मैं बाद में लिखा था, ठीक है, अभी यहाँ चल रहे हैं। तो इस वाले में डेल्टा एच ई जी इक्वल्स टू माइनस ई ए एंड माइनस प्लस आर टी, ऐसा कुछ है। सो देयर इज अ वन रिलेशन। ठीक है, वो मतलब पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बस वो रिलेशन याद रखना है। तो कहीं पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि ये जनरली रिलेशन आपको फॉलो करना है, यही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला वो है ये। कौन सा रिलेशन फॉलो करना है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला, नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला ही रिलेशन सही। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ अगला नोड। तो जैसे अगर अभी मैंने देखा कि x जो है वो x माइनस बना रहा है, और x माइनस लेट्स से x2 माइनस बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच Eg1। अभी मैं डेल्टा एच हटा दे रहा हूँ, डायरेक्टली Eg1 लिख रहा हूँ। ठीक है, Eg1, दिस इज गोइंग टू बी Eg2, सही है, राइट। तो अब यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हो सकती है, बट Eg2 इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, ये बात भी लिख लो नोट। Eg1 में बी, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट Eg2 ऑलवेज, है ना, Eg2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद रिपल्शन, इसका रीजन क्या है? Why we are writing like this? What is the reason? रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब एक इलेक्ट्रॉन को और डालोगे, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिपेल। ठीक है, तो रीजन आपको क्या लिखना है? The energy, let's say what we have to write, electronic repulsion increases or starts to dominate over, you know, over attraction force after accepting one electron. Hence, addition of another electron, or you can say second electron, is always endothermic. इसको इस तरह से भी समझो अपनी लाइफ में, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए, तो जनरली आपका नेचर वेलकमिंग होता है, लेकिन एक ही टाइम पे दो गेस्ट आ जाएं तो नेचर में डिफरेंस आ जाता है, राइट। एक आएगा चलेगा, दो आ गए एक साथ, गड़बड़ हो जाएगी ना। मुंबई में तो वैसे ही घर छोटे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद जेड इफेक्टिव और वो सिग्मा वाली कैलकुलेशन है ना, वो उसमें चेंज आ जाएगा।
वेरी गुड पल्लव, हेड्स ऑफ टू यू। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Eg1 जनरली नेगेटिव है, मैंने हमेशा नहीं बोला कि नेगेटिव है, मैंने इतना बोला कि जनरली नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। Eg1 में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये लिखा हुआ है। डन, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो एक एग्जांपल समझते हैं। ऑक्सीजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स O माइनस गैस, ठीक है। दिस इज डेल्टा H Eg1, so Eg1 that comes around minus 141 kilojoule per mole, है ना। दिस इज एक्सोथर्मिक। अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में नहीं बात करूंगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में बात करूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप समझ जाओगे, वो साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। And then when we have checked O minus gas is accepting one more electron, then it is going to form O2 minus gas. Eg2 comes around plus 780 kilojoule per mole, ठीक है। तो overall reaction if we are going to write oxygen gas plus 2 electron forming oxygen 2 minus gas, so delta H total is Eg1 plus Eg2 equals to plus 639 किलोजूल पर, ठीक है। डेटा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, कई जगह 744 भी लिखा हुआ है, ठीक है, कई जगह 780 भी लिखा हुआ है। तो मैं अभी डेटा पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ, बट ध्यान किस पे देना है कि ये ओवरऑल जो डेल्टा एच टोटल आएगा वो भी एंडोथर्मिक आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जो लगने वाला रिपल्शन है वो, है ना, या ये एनर्जी वैल्यू हमेशा ऑलवेज इज मोर देन, है ना, Eg1। तो ये बात याद रख लेते हैं, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, ऑलवेज नोट डेल्टा एच Eg2 का मैग्नीट्यूड, है ना, मॉड लिख रहा हूँ मैं, मॉड, तो प्लस और माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा, इज ग्रेटर देन डेल्टा एच Eg1 always, and hence delta H total will be positive। अब ये एग्जांपल क्यों बताया, राइट, व्हाई वी हैव टोल्ड यू दिस एग्जांपल, कि आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस बना तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, स्टेबल हो गया तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। दिस इज द मिसकंसेप्शन, है ना। स्टेबल होने के कारण, राइट, स्टेबल होने के कारण केवल इतना डिफरेंस आएगा कि जितना पॉजिटिव होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम पॉजिटिव, बट दिस ओवरऑल रिएक्शन इज स्टिल एंडोथर्मिक। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी ये एंडोथर्मिक। उसका रीजन क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच इज वेरी हाईली पॉजिटिव। आर यू फॉलोइंग द मिसकंसेप्शन व्हिच आई हैव टोल्ड यू? फिर से सुनो, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको लगेगा 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबल होना चाहिए था, राइट। स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, राइट।
बट इस पूरी प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के द्वारा आ रहा है ना। ये वैल्यू कितनी है जो भी कैलकुलेट की गई है एक्सपेरिमेंटली बताई गई है कि ये इतनी इतनी होगी, राइट। एंड इसके बेसिस में ये वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको लग रहा है वो गलत हो गया, राइट। ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक बट इट इज एंडोथर्मिक। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। सो इट इज, हाँ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव है अदर एलिमेंट्स के लिए। तो अभी जितना समझाया गया उसको क्विकली समराइज कर लेते हैं कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जनरली जो है वो नेगेटिव होती है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे इनर्ट गैसेस हो गए या हाफ फिल्ड टाइप के हो गए, है ना, D5P3 टाइप कॉन्फ़िगरेशन, उनमें हो जाएगी, राइट। और फिर हमने बताया सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, और ये इसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा ही होने वाली है, मैग्नीट्यूड। ये प्लस में ये माइनस में इसीलिए मॉड लगाया हुआ, ठीक है। यस, Eg2 ऑनवर्ड सारी वैल्यू, फिर अगर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर वो भी पॉजिटिव होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये Eg3 से ज्यादा होगी। ठीक है, चलो अभी समझते हैं थोड़ा और, दैट इज रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, so let's say if we are talking about any element X, and this is, let's say, X plus and this is X minus. Sorry, ulta, X minus to X plus. ये मैं बता चुका हूँ, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। And then this reaction is nothing but delta H IE1 of X minus delta H IE2 of X minus, or you can say delta H IE1 of X। ठीक है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज निकाला है X से, तो इसके हिसाब से बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने X से, या फिर हम वी आर गोइंग टू से कि हम ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं X माइनस से, देन वी आर गोइंग टू गेट X प्लस। ये टर्मोलॉजी में किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ X है, यहाँ X माइनस है, ठीक, राइट। इसका रिवर्स क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द रिवर्स हियर? So X से X माइनस बन रहा है, then it is going to we are going to called as, है ना, this value we are going to called as delta H Eg1 of X, or we are going to say delta H Eg2 of X plus, and similarly यहाँ पे हम कहेंगे delta H Eg1 of X। ठीक है, जनरली ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से, है ना, तो अब X से X माइनस बन रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, ये एंडोथर्मिक है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट। सो दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी नेगेटिव, नेगेटिव, X प्लस, यस, करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट? तो
magnitude of, we can say delta H IE1 of x minus is equals to magnitude of delta H Eg1 of x. ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड हटा दें तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहने वाली है, नेगेटिव हो जाएगी. वी कैन राइट डेल्टा H IE1 ऑफ x इक्वल्स टू, है ना, we are going to say this is going to be minus of delta H Eg1, or you can say this is equals to minus of Eg1 is nothing but electron affinity of Eg1 of, let's say, which is equals to electron affinity of x. क्लियर है ये बात? Eg2 of x plus is going to be negative. हाँ भाई, x plus Eg2 का x plus का Eg2 क्या है? Eg1 of x. ठीक है, तो यहां जो हम Eg2 की बात कर रहे थे वो x के लिए बात कर रहे थे, ना कि x प्लस. ऐसे तो अगर हम x2 प्लस का के हिसाब से लिखेंगे, x2 प्लस के हिसाब से लेट से लिख रहे हैं, तो x2 प्लस का Eg3 क्या होगा? वो भी नेगेटिव आएगा, है ना. दिस रिएक्शन वुड हैव बीन Eg3 ऑफ x2 प्लस. टर्मोलॉजी समझना है कि Eg2 किसका लिख रहे हैं, x का लिख रहे हैं कि x प्लस का लिख रहे हैं. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. इसमें कोई दिक्कत कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ x minus is nothing but delta H Eg1 of x, and we can say delta H ionization energy 1 of x is equals to mod of delta H Eg1 of x plus, और फिर ये आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा H IE1 of x equals to minus delta H Eg1 of x plus, which is equals to electron affinity of x plus. ठीक है, तो ये लिख लो दो बातें. अब इसमें आगे ट्रेंड देखते हैं. व्हाट इज द ट्रेंड? So the trend is little bit full of exceptions. देखेंगे. तो एक दो जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पे कट गई. एक तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन 2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. ये बात सही है, बट उसके कारण रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी. वो बात गलत है. ठीक है, स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट. so that is wrong. Overall reaction is going to be endothermic. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा बात जो अभी आप समझोगे कि एल्कली मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट. बट एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम पे भी, मतलब तो फिर आप सोच सकते हो कि इनकी तो लूज करने की टेंडेंसी है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, है ना, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि भाई इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए थी, बट नहीं, है ना. इलेक्ट्रॉन इनकी भी एफिनिटी होती है. अगर एनर्जी वैल्यू देखोगे तो निगेटिव आएगी, है ना. यहाँ पे कहाँ पे हम देख रहे थे, इधर यू कैन सी, है ना, ये माइनस में वैल्यूज आ रही है. ठीक है,
अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जेड इफेक्टिव, है ना, जो मैंने आपको बोला अट्रैक्टिव, जेड इफेक्टिव इज द रीजन। जेड इफेक्टिव इतना है कि वो, है ना, स्टिल वेलकमिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना, एस में अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो फुल हो जाएगा एंड इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको समझना है ये बात कि देखो हो क्या रहा है, एक बार फिर से समझते हैं कि जो भी ये कोई भी एटम है, राइट, उसमें ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये अंदर आएगा। अब अंदर आने के कारण क्या इस एलिमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण, है ना, मान लो कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, बट इस इलेक्ट्रॉन के कारण अंदर आने के कारण इस पूरे एलिमेंट में क्या चेंज हुए, क्या चेंजेस हो गए, उसके कारण आपको पता चलेगा कि क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा या अनस्टेबल हो गया। देन यू विल अंडरस्टैंड द अदर फैक्टर आल्सो, और उसके कारण हो सकता है कि रिएक्शन में कुछ पॉजिटिव हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो चेंज हो जा रही है, आइदर इट इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है तो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो गया, तो इट इज, दैट्स व्हाई द, क्या होगा, थोड़ा एनर्जी तो रिलीज होगी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बट जब अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी लगने लग जाएगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लूज हो गया, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल रिएक्शन जो भी आ रही है वो या तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, तो जनरली नेगेटिव है, बट कुछ केसेस में जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो रहा है वो ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है। सो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन वन फैक्टर, जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, a lot of factors are there and we are going to understand over here। ठीक है, तो अब ट्रेंड देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव वैल्यू। डेल्टा ई आई वन ऑफ एक्स माइनस, एक मिनट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये इस वाले की, तो ये क्या होगा, आई वन ऑफ एक्स, एक्स माइनस लिखना है तो आई टू लिखना पड़ेगा, आई वन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एच ई जी वन ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, हाँ हेलो। हाँ, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने जो राइट में वो बॉक्स में लिखा है ना, उसमें दोनों में आपने डेल्टा एच आई वन ऑफ एक्स अच्छा, टू लिखा इधर है। इधर बोल रहे हो? नहीं सर, ऊपर ऊपर। हाँ, इधर माइनस होगा एक्स में, हाँ सर, वो कह रहा था। इधर माइनस है, ये एक्स हो गया। हाँ ठीक है, इधर माइनस है भाई, यहाँ करेक्ट कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। अब पीरियोडिक ट्रेंड पे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो उसके कारण आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, राइट, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स हो गया, तो आपको बस इस पे ही ध्यान देना है। अट्रैक्शन फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो घटता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, ये दो बातें हो गई, समझ में आ रही है, राइट, दिस इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन फोर्सेस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस, इसमें देख लेते हैं, इसमें बहुत आसान है एटॉमिक साइज के हिसाब से, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कम है एक्सेप्शन। सो वी कैन से एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
as size increases electron affinity decreases. ठीक है, राइट. सो यू कैन सी ओवर हियर, है ना, ये वैल्यू आप देख रहे हो, राइट. यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो ऐसा आप मत समझना कि राइट ये ट्रेंड हमेशा होगा. ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है कि डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, राइट. अगेन यहाँ पे जेड इफेक्टिव का रोल आ जाएगा, है ना. तो एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, इसमें देखेंगे. तो जनरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. फिर अब समझते हैं लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एज, है ना, एज वी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z effective increases, hence electron affinity increases. तो ये जनरल ट्रेंड आप लिख लो पहले. अब इसमें एक्सेप्शंस. पहला एक्सेप्शन ये है कि इन केस ऑफ inert gases are filled configuration, na, electron affinity value is very low, or you can say गुड क्वेश्चन सृष्टि. तो जब भी कभी हम पीरियोडिक वेरिएशन देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट में, तो वहां साइज इज नॉट द डोमिनेटिंग फैक्टर, है ना. साइज भी चेंज हो रहा है, बिगर से स्मॉलर हो रहा है, राइट. बट ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये फेवर ही कर रहा है, राइट. अगर साइज घट रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, बट generally size is not the dominating factor. We are going to see according to Z effective. कभी भी रो की बात करेंगे तो Z effective, कभी भी हम मान लो ग्रुप की बात करेंगे तो साइज. ठीक है, ऐसे हमने कई सारे वेरिएशन देखे ना. आयनाइजेशन, लेट्स से एनर्जी का भी वेरिएशन ऐसे ही देखा था. ठीक है सृष्टि, इसने पूछा था. हाँ, so in case of inert gas half filled configuration EA is very low, or you can say this is going to be positive. तो जो अगर हम लेट्स से रिलेशन लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन. बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन जैसे NH2 बन रहा है, वो जो है ना न्यूक्लियस के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, क्या कहते हैं आपका s ऑर्बिटल फुल है, तो उसके कारण थोड़ा सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं. तो इसके लिए ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने लगती है अगर वो ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन. मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी के टर्म्स में लिखूंगा, डेल्टा H Eg 1 वैल्यूज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो इसमें ट्रेंड क्या हो जाएगा, सबसे कम है नियॉन, फिर है बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन. इन तीनों में जो वैल्यूज है, वैल्यूज के हिसाब से ट्रेंड ऐसा आता है.
neon, beryllium, nitrogen. And this trend is based on energy value only. नियॉन का तो समझा जा सकता है कि भाई सबसे कम क्यों होगा, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. बिटवीन नाइट्रोजन एंड बेरिलियम है ना, आई एम राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ओनली. फिर है बोरॉन एंड लिथियम. ठीक है, लिथियम और बोरॉन में बोरॉन का कम है लिथियम से. ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन टाइप ही हो गया. फिर है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, यहाँ पे भी नोट लिख लेते हैं. डेल्टा Eg1 है ना, बोरॉन और लिथियम का समझ लेते हैं. बोरॉन, लिथियम. बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p1. और यहाँ पे क्या हो गया, 1s2 2s1. Let's say you have added one electron, so it is going to form B minus. So 1s2 2s2 2p2. So addition of one electron in p orbital. अगर इसने लेट्स से इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो ये क्या बना, Li माइनस. सो दिस इज 1s2 2s2, राइट. यहाँ पे एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन s orbital, and you know this is configuration is stable configuration. इसीलिए यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये स्टेबल हो रहा है. ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है. दैट्स वाई ये जो एनर्जी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इससे ज्यादा होगी. यस, कोई पैटर्न नहीं है अगर आप देखोगे, बट यहाँ इतने में तीनों में मिल रहा है पैटर्न. जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो है ना, बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इन तीनों में पहले हटा दिया, इनका पॉजिटिव था. हाँ, ये मैं वैल्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ. एक मिनट में एनसीईआरटी ओपन करता हूँ, उसमें शायद हो सकता है वैल्यू दे रखी है, इसमें नहीं है ना. कहाँ पे है एनसीईआरटी? इन्होंने भी पूरी वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, कुछ लेट्स से बस कुछ ग्रुप का दे रखा है. ठीक है, तो जितनी वैल्यूज दे रखी है ना उतनी ही वैल्यूज बस काम की है. ठीक है, जितनी यहाँ पे दे रखी है ना, राइट, बस आप इतनी ही वैल्यू काम की है. ठीक है, इतना ही ट्रेंड काम का है. कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो बस मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये बोरॉन और लिथियम फैमिली में लिथियम का ज्यादा हो गया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं शायद थोड़ा कंपैरिजन. राइट, ये देखो -27 या -59 या -52, ये -41, राइट. ऐसे यू कैन सी गैलियम है ना, रुबीडियम, राइट. ठीक है, yes, lithium is going to have more electron affinity because it is forming NH2 configuration after gaining electron. इसमें क्या बना, NH2, और यहाँ क्या बना, NP2. तो ये NH2 is going to be more stable. let's say half fully filled सब सेल हो गया है इसका, इसलिए इस सेंस में बोल सकते हो. या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन बन गया. ठीक है, इसमें कोई डाउट यहाँ तक?
ठीक है, नियॉन, बेरिलियम, बोथ, नाइट्रोजन। अच्छा, इसके बाद एक और ट्रेंड है। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए तो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, बट फॉस्फोरस के लिए ओवरऑल वैल्यू आती है नेगेटिव। फॉस्फोरस के लिए ओवरऑल वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव, राइट। तो वहां कुछ ट्रेंड ऐसा होता है। यस, बोलो, पहले डाउट ले लेते हैं। वो एन ई बी और एन को मार्क क्यों किया है अलग से? किसको? तो आपने मार्क किया है ना नियॉन को। इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मार्क किया। ओके सर। तो अब अगर मान लो दूसरा ट्रेंड होगा, यहाँ नाइट्रोजन की पोजीशन पे अगर फास्फोरस आएगा तो क्या बनेगा? आर्गन, इसके नीचे मैग्नीशियम, उसके लिए वैल्यू निगेटिव आने लग जाती है। तो फिर ये एल्यूमिनियम, सोडियम एंड देन फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पोजीशन यहां से, मतलब नाइट्रोजन के नीचे वाले की पोजीशन यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंच गई। वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं अगर, ठीक है, राइट। मैग्नीशियम और आर्गन पहले ही हट गए, ठीक है। एल्यूमिनियम, यहां से देखो एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, फिर फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, बस ये दो ऑर्डर याद रखो, यही आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या रिलेशन है? तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में रिलेशन होता है डायगोनल रिलेशनशिप, बट यहां वो काम नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टीज सेम होती है, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम आती है, बट उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है अभी। तो ये वैल्यूज से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पता है इसमें खूब सारे एक्सेप्शन है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। डायगोनल रिलेशनशिप टेल्स यू अबाउट, लेट्स से, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कैसे केमिकली बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। केमिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ तो हम पैटर्न देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल, लेट्स से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या है पैटर्न। नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस है, वी विल टॉक, अभी तीसरी क्लास है उसमें हम बात करेंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सेप्शंस हैं वो और देख लेते हैं। तो इन, लेट्स से, हैलोजन फैमिली, जनरली तो ट्रेंड ये है कि जेड इफेक्टिव, सॉरी, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है वो ये है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जितने भी ऑर्डर लिखे हैं सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे। इसका मतलब क्या है, ये जो डेल्टा एच EG1 वैल्यू है उसका वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसके लिए ये निगेटिव हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना आसान हो जाएगा, है ना, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है ऐसे। एनीवे, वी जस्ट टॉक अबाउट एनर्जी के टर्म्स में, हम मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लेट्स से आ रहे हैं, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ऑर्डर याद रखने हैं आपको। यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन का ये एक्सेप्शन है, दिस इज
बाकी तो सही है, डाउन द ग्रुप घट रही है, बट क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है ज्यादा, समझते हैं। ओके, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में रिलेशन यही है कि, यस रेशिका करेक्ट, so it has more, let's say chlorine has more room to accept the electron. Configuration देखते हैं, then we are going to let's explain. ओके चलो हो गया। सो क्लोरीन का लेट्स से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देन इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 एंड 3d0, ठीक है, बिगर साइज। Cl माइनस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0, bigger size, hence less repulsion after accepting electron. ठीक है, फ्लोरीन में देखेंगे तो फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5 and F minus is 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइज ही इतना छोटा हो गया है ना, राइट। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्मॉल साइज hence इंटर मतलब बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस। तो देखो कोई भी प्रोसेस है उसमें दो बातें हो रही हैं। व्हेन क्लोरीन इज लेट्स से एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, when chlorine is accepting electron, तो एक इस पे लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स F अट्रैक्टिव, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला है रिपल्सिव फोर्स, राइट। जब ये अंदर चला जाएगा तो रिपल्शन होगा। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के कारण जो मैग्नीट्यूड आ रहा है टोटल, वो क्लोरीन में ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में क्या हो रहा है, साइज है छोटा, स्मॉल साइज होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आएगा तो रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो जो ओवरऑल वैल्यू है उसमें ये वैल्यू क्या आने लग जाएगी, थोड़ी कम आने लग जाएगी, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर वैल्यूज के टर्म्स में -328, यहाँ पे -348, फिर बाकी गिर रहा है नीचे, राइट। बट इन दीज टू केसेस क्लोरीन की ज्यादा होगी वैल्यू, ठीक है। Now the same, let's say, pattern is also applicable for oxygen family, but यहाँ पे पैटर्न थोड़ा अलग है। Similarly, for chalcogens, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर वो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इन दी एंड, ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। एंड द रीजन इज सेम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, सेम रीजन है, बट ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में है। -141, ये -200, फिर -195, -190, फिर -180, और ये तो -141 सबसे लास्ट में आएगा। गेटिंग इट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रेंड आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वैल्यू बेस्ड ट्रेंड है, राइट। इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा,
ठीक है, चाल्कोजेंस। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग रहा है, इसलिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में वैल्यू कम हो रही है। अब कितनी कम हो रही है और इसके कारण क्या ट्रेंड बन रहा है वो यहाँ पे आ गया। तो ये ऑलमोस्ट हमने जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन थे बुक कर लिए। अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत सारे और ट्रेंड भी बन सकते हैं, बट उनकी हमें अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है एल्यूमिनियम और गैलियम में, ठीक है, एल्यूमिनियम में और गैलियम में, तो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ सही है, कहीं पे चेंज हो रहा था, ये तो गिर ही रहा है, रुक जाओ, नहीं नहीं इसमें नहीं हो रहा है, डाउन द ग्रुप। तो कुल मिला के ये है कि जैसे यहाँ बढ़ रहा है, लेट्स से यहाँ गिरने की जगह बढ़ रहा है, पैलेडियम से प्लेटिनम थोड़ा बढ़ रहा है इनका, है ना, वैल्यूज। तो बढ़ने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, अगेन जेड इफेक्टिव बढ़ गया। सो वन वी कैन एक्सप्लेन सम रीजंस ओवर हियर, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ऑर्डर हैं, बट यहाँ पे जो ये बढ़ रहा है ये हम क्या कैसे समझा सकते हैं 4D और 5D में, कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया ड्यू टू पुअर लेट्स से शील्डिंग, तो उसका लेंथेनाइट वाला जो इफेक्ट है वो आ रहा है 4F के कारण, जेड इफेक्टिव बढ़ गया और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमने यहाँ देख लिए, बस यही ट्रेंड आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे हमारा खत्म होता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेक्स्ट। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है कि कंबाइंड स्टेट में, है ना, व्हाट इज द लेट्स से ग्रीड फॉर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉट इन गैसियस स्टेट, कंबाइंड स्टेट, मतलब जब लेट्स से एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एफिनिटी, कि अगर क्लोरीन एटम अकेला है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे हम आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंपाउंड में बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लेट्स से कंबाइंड स्टेट, तो इफेक्ट क्या होगा, हाउ मच लाइक हाउ स्ट्रांगली इट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, तो यस ऋषिका, यू कैन ऑल्सो से दिस, कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सब इंडिविजुअल के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है एक तरह से रस्सा खिस्सी गेम चल रहा है कि कौन किससे ज्यादा खींच सकता है ना। तो इसमें क्लोरीन जीत गया, तो दैट मींस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा। कौन जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा। क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जीतेगा। है ना, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वी आर हैविंग ए लेट्स से काइंड ऑफ रिलेटिव लेट्स से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर होती है, कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो रिलेटिव है थोड़ा सा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसलिए।
तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू लिख देता हूं मैं पहले, so that you will have some idea. Hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. इसकी होती है 2 point, let's say we are going to say around 2.1, 2, 2.1 मतलब ऐसा है. I am writing 2.1. लिथियम की अप्रोक्सीमेटली 1, बेरिलियम की अप्रोक्सीमेटली 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. आसान है याद करना, है ना, 0.5 का डिफरेंस, राइट. एंड दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. अलग अलग सोर्स से अलग अलग आपको मिलेगी वैल्यूज. जैसे इसकी वैल्यू 3.44 होती है, जैसे इसकी वैल्यू 3.06 होती है, ये 2.54 होती है. बट मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूँ कि आप आसान भाषा में समझ पाओ, है ना. वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे मिल जाएंगी. अगर आप अलग अलग सोर्स में देखोगे तो अलग अलग वैल्यूज होंगी. तो घबराना नहीं है, वैल्यूज को देख के अब वो ट्रेंड याद रखना है एक तरह से. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, these are not exact values. 0.9, around 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.5, let's say 5.8. Chlorine 3.1, 2.9, 2.66. ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जो कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज में हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोरीन. ठीक है, इसी तरह से कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, है ना. इस डायरेक्शन में मैं हायर वाला लिख रहा हूँ. एंड लेट्स से वी कैन से बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बराबर है अप्रोक्सीमेटली. हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की बराबर है अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज. ठीक है, तो ये वैल्यूज लिख सकते हो. हाँ, इनमें तो आगे अगर जाओगे ना नीचे तो बहुत सारी वैल्यूज साथ आएंगी. तो वैसे भी एल्कली मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी नॉन लेट्स से मेटल्स के लिए. तो ये ट्रेंड याद रखना है. ठीक है, इतनी वैल्यूज याद हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज. ठीक है, तो ये याद करके लाना है, इतना इतना आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड बड़ा आसान है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम घटता है. एक आधी एक्सेप्शन है, बाकी सारे केसेस में यही ट्रेंड रहेगा. लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा. हाँ, ये वैल्यूज क्या है ये नेक्स्ट क्लास में कैसे आई हैं, क्या है. These values are according to Pauling scale, है ना, according to Pauling scale. So we are going to understand different scale. ठीक है, चलो, that's it. Yes, I have one more lecture today. डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा. ठीक है सबके. Hello, sir. You unmuted me. Why, sir? Okay. Thank you, sir.